नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके निरीक्षक पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान हिस्ट्री और हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान। तो अब हम इतिहास को सीक्वेंस से चलाएंगे, हर एक एक टॉपिक को क्लियर कराएंगे। तो आज हम जयपुर के इतिहास ले रहे हैं। तो इनमें जयपुर में जो शासन किया था वो है कछवा। कछवा है वंश, या कछवा को बोल कछवा या आमेर का इतिहास, या हम कह सकते हैं जयपुर का इतिहास। आज आमेर का या कछवा या जयपुर के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करें तो इधर हमारी पड़ती है अयोध्या। अयोध्या के राजा हैं राजा दशरथ और उनके पुत्र हैं राम और इनकी पत्नी है सीता। अब राजा राम और माता सीता को जब देश निकाला दिया जाता है तो ये वनवास काट के घर आते हैं, अयोध्या आते हैं। तो अयोध्या की जनता माता सीता पे लांछन लगाने चालू कर देते हैं कि ये तो रावण के इतने दिन यहाँ रह के आई है। तो प्रभु राम राज धर्म को अपनाते हुए माता सीता को दे देते हैं फिर से वनवास, और माता चली जाती है वाल्मीकि के आश्रम में नरवर। और यहाँ पे माता सीता के दो पुत्र जन्म लेते हैं, जिनमें एक का नाम है लव और एक का नाम है कुश। इनमें लव है वो है छोटा और कुश है बड़ा। अब कुश है वो राजा राम का पुत्र है, तो ये शक्तिशाली योद्धा भी होगा। तो आगे चलकर इसने राज भी किया होगा। तो इसने जो राज किया था वो फिर आगे चल के बन गई कुशवा। कुशवा है। अब इस कुशवा है, इसका ही परिवर्तित रूप है कछवा। तो अब ये कछवा है, ये अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी, क्योंकि भगवान राम भी अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। और जो मेवाड़ के महाराणा है वो अपने आप को मानते हैं इंदवा सूरज। अब भगवान राम एक लाइन बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये अपने आप को क्या मानते हैं? रघुकुल तिलक। अब जयपुर के कछवा हैं, उनका एक आदर्श वाक्य है, यह तो धर्म सत्य जयते। यानी कि जो धर्म पे अडिग रहेगा उसी की जीत होगी। और मेवाड़ के हिंदुआ सूरज हैं, उनका आदर्श वाक्य है कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे तलवार, कि जो धर्म पे अडिग रहेगा उसको ही तलवार रखने या कटार रखने का अधिकार है। अब हम आगे बात करेंगे। अब नरवर है, नरवर का एक शासक हुआ और उसका नाम है ढोला। और इधर हमारा पड़ता है पुंगुल, और पुंगुल की एक राजकुमारी है मारू। अब ढोला और मारू की शादी होगी। तो क्या हुआ कि एक बार मारू के माता पिता और इधर ढोला के माता पिता राजा राजा थे दोनों। तो ये स्नान के लिए पुष्कर आए, पुष्कर अजमेर। तो वहां स्नान करने के बाद इनकी मुलाकात हुई। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपनी लड़की और लड़के की शादी करा दे। तो ये दोनों राजी हो गए और ढोला और मारू की शादी करा दी। जब ढोला और मारू की शादी हुई थी तब ढोला था 2.5 वर्ष का और मारू थी मात्र 1.5 वर्ष की। अब समय गुजरता गया
कुछ दिन के पश्चात ढोला के माता पिता हैं वो मर गए, तो ढोला नरवर का शासक बन गया। तो ढोला शासक बना तो ढोला ने एक शादी कर ली और मालव प्रदेश की एक राजकुमारी थी उससे शादी कर ली। तो ढोला मारू को भूल गया और उसको पता ही नहीं था कि हमारी शादी भी हुई है, क्योंकि इसके माता पिता ने कभी इनको बताया नहीं था। और मारू को तो पता था कि हमारी शादी हुई हुई है। तो अब क्या हुआ कि जो मालव प्रदेश की राजकुमारी थी उसने डिटेल निकालनी शुरू कर दी और उसको पता चल गया कि ढोला की पहले भी शादी हुई है। तो ये सैनिकों को कहती है राजकुमारी कि अगर पुंगल से कोई भी संदेश आए तो वो संदेश पहले आप मेरे पास भेज देना। तो सैनिकों को जैसा कहा जाए वैसा ही करें। तो इधर पुंगल वाले संदेश भेजते, सैनिकों के पास जैसे ही संदेश आता वो राजकुमारी को दे देते और वो फाड़ के फेंक देती। ढोला का इस बात का पता ही नहीं था। फिर इधर इन्होंने सोचा ये तो काम गड़बड़ है, ढोला मारू को लेने नहीं आ रहा है। तो मारू ने क्या किया कि कुछ जो गायकार होते हैं उनको भेजा। तो गायकार आते हैं, नवरत्न के चारों चक्कर काटते हैं और गाना गाते हैं, वे वफा तूने तूने प्यार में बदनाम कर दिया, ऐसे करके गाना गाते हैं। ढोला कहता है यार इतने दर्द भरे गाने कौन गा रहा है, मैंने तो किसी को धोखा भी नहीं दिया। तो फिर ढोला को जैसे तैसे पता चलता है। तो ढोला अपनी रानी से कहता है कि मैं जाऊं उसको ले आऊं। तो रानी कहती है नहीं अभी तो सर्दी पड़ रही है, सर्दी में कहाँ जाओगे आप, जुकाम वगैरह लग जाएगी। थोड़े दिन बाद कहता है ढोला अब जाऊं। तो कहती है नहीं अब तो बहुत जोर का तावड़ा पड़ रहा है, अब कहाँ जाओगे, आप काले हो जाओगे इस धूप में। तो फिर ढोला थोड़ा रुक जाता है, फिर कहता है अब जाऊं। तो कहती है नदी नाले बह रहे हैं, बारिश हो रही है, कहाँ जाओगे, किसी गड्ढे में गिर जाओगे। तो ढोला फिर रुक जाता है। फिर एक रात क्या होता है, ढोला को जच गई कि मारू को तो लाना ही है। तो ढोला रात को चलता है, जब रानी सो जाती है ढोला चलता है ऊँट लेके मारू को लाने और मारू को लेके आ जाता है। ये इनकी एक छोटी सी कहानी है। अब हम आगे बात करें तो फिर नरवर का एक शासक बनेगा जिसका नाम होगा तेजकरण, जिसका नाम है तेजकरण। तेजकरण, अब इस तेजकरण के बारे में कहा जाता है कि ये इतना सुंदर था कि इसके चेहरे से चमक उत्पन्न होती थी। तो अब आपा कहा कि भाई कोई सोनो है, कोई बींद की तरह लगे, तो बिन आपा के करना बिन कहना आपा दुल्लो, तो इको नाम हो दुल्हे राय, कि भाई इन दुल्हे राय भी कहा क्या करता। तो अब तेजकरण है तो तेजकरण शादी करेगो, अड़ा अपना पड़ा है दोसा, दोसा का मान शादी करेगो, दोसा का चौहाना का साल है। तो दोसा की एक राजकुमारी है, भी को नाम रहे सुजान कंवर। सुजान कंवर के साथ तेजकरण की शादी हो जाए। शादी होने के बाद में तेजकरण आपके सुसुन न कहे कि भाई मैं भी राज करा, तुम्हारे भी थोड़ी बहुत कोई जगह दो। तो एक ससुर जी कहे कि भाई आपनो दो साहब वो दो भागा में रहे, एक तो अपने दिन है और वो दोसा है वो है बड़गुजरा का दिन, बड़गुजर का अधीन। तो थे ये दो सान जीत की अठराज कर सको, और अगर ध्यान जीत लियो तो थोड़ा बहुत से मैं भी कर देगा। तो तेजकरण केकरा एक छोटी सी सेना सजावे और बड़गुजरा पर चढ़ाई कर दे है 1137 का लमसम 1137 ईस्वी में, और बड़गुजरा को दमन कर दे है और इदोसा पर अधिकार हो जाया है तेजकरण को। तो अब तेजकरण है वो आपकी प्रारंभिक राजधानी क्या बना ली, दोसान। तो चौहान वंश की नींव रख दिया तेजकरण। तो हम तेजकरण को क्या कहेंगे कि ये तो चौहानों का क्या हो गया, संस्थापक, संस्थापक। अब इसी को कहेंगे कि ये हो गया चौहानों का आदि पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष। अब तेजकरण क्या हो गया, चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष। अब तेजकरण के बारे में हम आगे बात करेंगे।
अब तेजकर्ण ने राजधानी बना ली दोसा को। दोसा को राजधानी बनाने के बाद तेजकर्ण ने कहा कि ये क्षेत्र तो छोटा है, इससे तो मेरी पार नहीं पड़ने वाली है, अब मैं अपने क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो यहाँ ऊपर पड़ती है मांझी। मांझी मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। तो अब मांझी है, मांझी पे यहाँ पे अधिकार होता है मीणाओं का। तो तेजकर्ण मांझी पे चढ़ाई कर देता है और इनके बीच में छोटा मोटा युद्ध होता है। तो उस युद्ध में तेजकर्ण है वो घायल हो जाता है। जब तेजकर्ण घायल हो जाता है, थोड़ा बेहोश हो जाता है, तो उसके पास एक माता आती है। उस माता का नाम है बुढ़वाई माता। बुढ़वाई माता। और ये तेजकर्ण को वापस ठीक कर देती है। तो तेजकर्ण क्या करता है, वापस मीणाओं से युद्ध करता है और इनको जीत लेता है, मांझी को जीत लेता है। और मांझी जीतने के बाद तेजकर्ण क्या करता है कि इस मांझी का नाम परिवर्तन करके कर देता है रामगढ़। रामगढ़। और बुढ़ाई माता ने कहा कि तू जब मांझी जीत ले तो मेरा एक छोटा मंदिर बना देना। इस तेजकर्ण ने बुढ़ाई माता है उसका नाम बदल कर दिया जमुआई माता। जमुआई माता। अब ये जमुआई माता है, ये कछुआओं की क्या हो गई, कुलदेवी। कुलदेवी। अब कछुआओं की आराध्य देवी की बात करें तो इनकी आराध्य देवी है शीला माता। तो यहाँ तेजकर्ण है, तेजकर्ण के बाद में अब शासक बनेगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब तेजकर्ण है, तेजकर्ण के बाद में एक शासक बनेगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम है प्रज्वल। अब ये प्रज्वल की कुछ बातें हैं, बस ध्यान रखो तो रखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बस ये बात याद रखना कि ये पृथ्वीराज चौहान है, तत्या उसके समकालीन था और संयुक्ता हरण के समय ये प्रज्वल मारा गया। अब हम अपने नेक्स्ट शासक की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोकिल देव। कोकिल देव। ये कोकिल देव तेजकर्ण का ही पुत्र है। तो कोकिल देव है, इसने सबसे पहले तो आमेर है, आमेर, आमेर को राजधानी बनाई 1207 के लमसम। अब कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाई 1207 में, और अब आमेर राजधानी रहेगी जब तक जयपुर राजधानी नहीं बनेगी तब तक, यानी कि 1727 ईस्वी तक आमेर राजधानी रहेगी। तो लमसम ये राजधानी रहेगी, वो रहेगी 520 वर्ष के लमसम, यानी कि कछुआओं ने सबसे लंबा शासक है वो कछुआवंश नहीं किया है। अब कोकिल देव है, कोकिल देव की कुछ बातें हैं कि कोकिल देव है उसने एक मंदिर बनाया था अम्बेश्वर, अम्बेश्वर महादेव का, अम्बेश्वर महादेव का। और ये इनके क्या है, कुल देवता। अम्बेश्वर महादेव है वो कछुआओं के क्या माने जाते हैं, कुल देवता माने जाते हैं। अब कोकिल देव की कुछ ज्यादा बात नहीं है और हम अगले शासक की बात करेंगे। अगला जो हमारा शासक है उसका नाम है रामदेव। अब ये रामदेव है, इस रामदेव की एक दो बात है वो हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब ये रामदेव है, इसने एक महल बनाया, उस महल का नाम है कदमी महल। अब ये महल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस महल में ही कछुआ राजा है उनका राज तिलक होता था। तो कछुआ राजा है उनका राज तिलक कदमी महल में होता था। तो राज तिलक कौन करते हैं, राज तिलक हमेशा ब्राह्मण करता है। हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो
शादी वगैरह का हो या कुछ होम वगैरह हो तो हम पहले ब्राह्मण ही कोई बुलाते हैं और ब्राह्मण ही सब कार्य करता है। पर यहाँ पे जो राजा है उनका राज तिलक कौन करता था? तो यहाँ के राजाओं का राज तिलक करते था मीणा। मीणा जाति का मुखिया होता था, वो यहाँ के राजा का राज तिलक करता था। तो मीणा ही क्यों करते थे? तो देखो कि जहाँ पे जो जनसंख्या ज्यादा होगी उस जनसंख्या को आपको साथ में लेके चलना जरूरी है। अगर मीणा को साथ लेके नहीं चलोगे आप तो मीणा बगावत कर देंगे, तो राजा के खिलाफ हो जाएंगे। तो राजा को मीणा को साथ लेके चलना जरूरी है। तो यहाँ के राजाओं का राज तिलक मीणा इसलिए करते थे। अब इधर देखें मेवाड़। मेवाड़ है, उनके राजाओं का राज तिलक कौन करता था? उनका करता था भील मुखिया। क्योंकि इस क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भील ज्यादा है तो भीलों को साथ लेके चलना जरूरी है। बात करें बीकानेर के राठौड़ों की, तो बीकानेर के राठौड़ है, उनका राज तिलक कौन करता था? तो इधर जाट है, जाट जाति का बहुमूल्य ज्यादा है तो यहाँ पे जो राठौड़ है उनका राज तिलक करते थे जाट जाति का मुखिया। तो ये कदमी महल है, यहाँ पे आमेर है कछवा, आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था, इसलिए ये महल इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि कदमी महल में खां के राजाओं का राज तिलक होता था, तो आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। अब रामदेव है, रामदेव के बाद शासक बनेगा पृथ्वीराज। तो ये पृथ्वीराज कछावा है और हमने पढ़ा था वो था पृथ्वीराज तृतीय चौहान है वो। तो अब पृथ्वीराज की दो चार बातें हैं जो हम देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज है, इसके थे 12 पुत्र। ये बात जचेगी कि इक 12 पुत्र है, क्योंकि जचस कर क्योंकि आपने दादा है बाकी भी लमसम 7-8 क्या तो 9-10 इलाज है, तो इक 12 पुत्र है। तो अब पृथ्वीराज कह रहे हो कि आमेर है, आमेर ने 12 भागों में बांट दिया है और आमेर विख्यात हो जाए है 12 कोटड़ी के नाम से। तो आमेर ने फिर जान वाला गया आप 12 कोटड़ी के नाम से। अब पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज के समय ही हमारी जो गलताजी है, गलताजी की स्थापना भी पृथ्वीराज के समय हो रही है। जटाय राम सैनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ स्थापित है। अब गलताजी के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछो कि उत्तरी तोताद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो गलताजी को जाना जाता है उत्तरी तोताद्री के नाम से, ये आप ध्यान रखना। अब पृथ्वीराज है, इसके पुत्र हैं जिनमें एक का नाम आता है भीमदेव, पूर्णमल, एक आता है सांगा और एक का नाम आता है भारमल। ये सांगा है, ये मेवाड़ वाला नहीं है, ये कछावा है। तो अब ये भीमदेव है, ये एक बीकानेर की राजकुमारी है बालाबाई। तो ये बालाबाई के प्रभाव में ज्यादा रहता था, जिसके कारण इसने शासक बना दिया पूर्णमल को। तो भीमदेव इससे नाराज हो गया, तो इनके मध्य दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो मौके का फायदा उठा के यहाँ का शासक बन गया रतन सिंह। इसका दूसरा बेटा है रतन सिंह, वो यहाँ का शासक बन गया। अब रतन सिंह की कुछ ज्यादा बातें नहीं है। रतन सिंह शेरशाह सूरी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो फिर भारमल क्या करता है कि इस रतन सिंह पे आक्रमण करके रतन सिंह को सता देता है और अब आमेर का शासक बन जाता है भारमल। अब आमेर का शासक है भारमल। अब जयपुर का इतिहास है या आमेर का इतिहास है वो भारमल से स्टार्ट होता है। आज जो भी पढ़ा हमने उसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा है, उसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आमेर का सेपरेट इतिहास है वो भारमल से स्टार्ट होगा। तो भारमल को हम कल पढ़ेंगे सेपरेट तरीके से। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसे लगा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद।